कभी सोचा है एक पिंजरे में बंद जानवर उसे कैसा लगता होगा। लेस्ली नॉरिस की जो कविता है अ टाइगर इन द जू, वो हमें बिल्कुल इसी सवाल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती है। तो चलिए आज इसी कविता की गहराइयों में उतरते हैं। कविता की जो पहली लाइन है ना, वो एक झटके में हमें रोक देती है अपने शांत रोश में। सोचिए जरा, शांत और रोश, दो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं, और जब ये साथ आते हैं तो हमें उस बाग के अंदर चल रही उथल पुथल का एहसास होता है। मतलब एक ऐसा गुस्सा है, एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर आ ही नहीं सकती, बस अंदर ही अंदर सुलग रही है। और असल में यही तो इस पूरी कविता का सार है। एक तरफ है जंगल की वो शानदार आज़ादी और दूसरी तरफ है पिंजरे की बेरहमी। ये कविता दरअसल इसी टकराव की कहानी कहती है। तो चलिए कविता के और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कवि एक ही बाग की दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हमारे सामने खींच कर रख देता है। तो देखिए, एक तरफ क्या है, कंक्रीट की एक ठंडी बेजान दुनिया जहां उसके कदम भी गिने चुने हैं, और फिर दूसरी तरफ है जंगल की वो हरी भरी जिंदा और पावरफुल दुनिया जो असल में उसका घर होना चाहिए था। एक ऐसी जगह जहां उसकी हर एक हरकत का कोई मतलब है। जंगल में बाघ का हर कदम एक प्लान का हिस्सा होता है। दुबकना या लर्किंग, इसका मतलब सिर्फ छिपना नहीं है। नहीं, ये तो शिकार की तैयारी है। उसकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसका एक जबरदस्त प्रदर्शन है। और ये जो गुर्राना है, ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये तो उसकी ताकत का, जंगल पर उसके राज का ऐलान है। और यही वो ताकत है जो चिड़ियाघर की सलाखों ने उससे पूरी तरह छीन ली है। तो अब सवाल ये है कि कवि आखिर कैसे हमें ये फर्क इतनी गहराई से महसूस करा पाता है। इसका जवाब छिपा है भाषा के बड़े ही खूबसूरत इस्तेमाल में। ये कविता लिटरेरी डिवाइसेस का हम कह सकते हैं एक खजाना है। तो चलिए कुछ सबसे पावरफुल डिवाइसेस को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि इनसे कविता इतनी असरदार कैसे बनती है। तो चलिए एक बहुत ही शानदार तुलना देखते हैं, एक ऐसा कंपैरिजन जो बाघ के पंजों में जैसे जान डाल देता है। रूपक यानी मेटाफोर एक कमाल का टूल है। ये जैसे या जैसा का इस्तेमाल किए बिना ही दो चीजों की सीधे सीधे तुलना कर देता है, उन्हें एक बना देता है। इससे एक बहुत पावरफुल और डायरेक्ट इमेज बनती है। और कवि बिल्कुल इसी का इस्तेमाल करते हैं मखमल जैसे शांत गद्दों पर। ये लाइन हमें बताती है कि बाघ भले ही कैद में है, लेकिन उसकी वो शाही शान, उसकी वो नरमी, वो अब भी बाकी है। और ये बात उसकी कैद की कठोरता से कितनी अलग है ना? अच्छा, क्या किसी कविता की आवाज, उसका साउंड भी कैद होने का एहसास करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। और कवि यहां साउंड्स को रिपीट करके ठीक ऐसा ही करते हैं। अब अगली लाइन में जो स का साउंड है उस पे जरा ध्यान दीजिए और महसूस कीजिए कि ये कैसे एक घुटन वाली, एक बंधी हुई सी फीलिंग पैदा करता है। उसकी शक्ति सलाखों के पीछे ये जो स श स की आवाज बार बार आ रही है, इसे सुनिए। ये लगभग ऐसा लगता है जैसे सलाखें आपस में घिस रहे हों या कोई सांप फुपकार रहा हो। ये आवाज उस बाघ की कैद और उसकी लाचारी को और भी गहरा बना देती है। तो सवाल ये है कि इन सारी टेक्निक्स का असली मकसद क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक बाघ की कहानी नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा, एक बहुत पावरफुल मैसेज छिपा हुआ है। इस कविता का जो मैसेज है वो 3 लेयर्स में हमारे सामने आता है। पहला, ये हमें दिखाता है कि सिर्फ इंसानी मनोरंजन के लिए जानवरों को कैद करना कितना क्रूर है। दूसरा, ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हर जीव के लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी फंडामेंटल है। और आखिर में ये प्रकृति में जो इंसानी दखलंदाजी है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो चलिए अब कविता की सबसे आखिरी और शायद सबसे दिल को छू लेने वाली इमेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सोचने पर मजबूर कर जाती है। कविता का अंत होता है एक बहुत ही पावरफुल इमेज के साथ। बाघ अपनी चमकीली आंखों से रात के चमकीले तारों को देख रहा है। मतलब उसकी आंखों में भी वही चमक है, वही जंगलीपन है जो उन आजाद सितारों में है। एक ऐसी दुनिया जिसे वो देख तो सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन कभी पा नहीं सकता। और आखिर में ये कविता हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि आज की दुनिया में आज़ादी और कैद को लेकर इस कविता का जो मैसेज है वो कितना ज़्यादा या कितना कम ज़रूरी है। ये सवाल हमें हमारे और इस कुदरत के बीच जो रिश्ता है उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।